ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जैसा आपने बताया एनजीओ का जो रोल है, आप भी कई एनजीओ के माध्यम से समाज सेवा कर रही हैं। एनजीओ और गवर्नमेंट सरकार के जो बीच में समन्वय है, जो सहयोग है, उससे कितना संतुष्ट है आप? ये बेहतर होना चाहिए। अभी उसमें गैप है। अगर एनजीओ के और सरकार के बीच में अच्छी ट्यूनिंग हो जाती है, अच्छा समन्वय अगर हो जाता है, तो अधिक अच्छी सफलता की संभावना है। मैं खुद भी एक एनजीओ से जुड़ी हूँ, तो मैं जानती हूँ कि हम एनजीओ भी बहुत कुछ सरकार पर निर्भर करता है और सरकार को भी एनजीओ से काम करवाना चाहिए। मतलब आप संतुष्ट नहीं है सरकार के रवैये से एनजीओ के प्रति? नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रही। बेहतरी के तो प्रयास हर स्टेज पे होने चाहिए। बेहतर की तरफ अपन नहीं जाएंगे और एक जगह से अपन संतुष्ट अगर हो जाएंगे तो मैं समझती हूँ प्रगति रुक सी जाएगी। आपने बहुत बड़ी बात कही कि प्रगति रुक जाएगी, लेकिन आपकी सरकार आते ही एक रिपोर्ट लीक की जाती है मीडिया के माध्यम से, आईबी की रिपोर्ट, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट, कि कुछ ऐसे एनजीओ जो कि राष्ट्र के हित में काम नहीं कर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे भी एनजीओ हैं जो मोदी जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जब नहीं थे उसके पहले खिलाफत लगते रहे, ऐसे भी हैं। उन पे अंकुश की ज़रूरत है, नियंत्रण की ज़रूरत है। उनके फॉरेन फंडिंग को लेकर के सवाल उठाए गए हैं। आपको क्या सोचती हैं आप? देखिए, उच्छृंखल कोई भी हो जाता है, बेशक वो संस्था हो, बेशक वो व्यक्ति हो, तो उसके परिणाम कभी भी अच्छे आए नहीं। एक लिमिटेशन, एक कानून का दायरा, उसमें तो सभी को रहना पड़ता है। एनजीओ भी उससे अछूता तो नहीं है। तो जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनको डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू लॉ चलना पड़ेगा। आज नहीं तो कल चलना। क्योंकि मोदी जी की सरकार है। नहीं, किसी की भी सरकार है। अगर मैं ये वसुंधरा की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, मैं ये कहूँगी कि मोदी जी की और वसुंधरा जी की सरकार जन कल्याणकारी सरकार है, पारदर्शिता से काम करती है। और मैं ये जानती हूँ कि दृढ़ इच्छा शक्ति हमारे दोनों नेताओं में है। तो उनका ये मानस है कि जनहित कहीं भी अगर उपेक्षित होता है, जनहित पे कहीं कुठाराघात होता है, तो शक्ति बढ़ती जाएगी। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। तो आपको लग रहा है जनहित पे कुठाराघात की आप बात कर रहे हैं। आपके राज्य में एक मुद्दा आया निहाल चंद जी का, रिपोर्ट आई, बवेला मचा, मीडिया में भी आया, फिर अचानक शांत हो गया। न मोदी जी की प्रतिक्रिया, न प्रदेश की प्रतिक्रिया। इसको किस तरह देखती हैं आप, जो उन पर आरोप लगे बलात्कार के? मुझे इस मैटर का पता भी नहीं है, मैं उसमें पढ़ना भी नहीं चाहती, मैं जाना भी नहीं चाहती। मैं समझती हूँ कि पता नहीं किसकी सोच होगी, किसने शुरू किया होगा। बेहतर यह है कि हम इस पर बात न करें। मतलब उसे जिनका इशू है वो देख लेंगे। आप उस टिप्पणी से बचना चाहती हैं? बचने की बात नहीं, मैं जिस चीज़ के बारे में जानती नहीं हूँ उसके बारे में टिप्पणी करना मेरी आदत नहीं। जी नहीं, एक राजनीति जो चली राजस्थान से दिल्ली तक में, उसके परिप्रेक्ष्य में आपको लग रहा है कि राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व है केंद्र में एक तरह से नगण्य सा है। एक मंत्री एमओएस मोदी सरकार में दिया गया पहले मंत्रिमंडल। लगता है कि आने वाले रिसफल में और भागीदारी होगी राजस्थान की केंद्र सरकार में? पूरी तरह से माननीय मोदी जी का विषय है। वो सोचेंगे, वो अगर समझेंगे, उनको लगेगा तो ये उनका सब्जेक्ट है, वो डिसाइड करेंगे जो भी उनको करना। आप ग्राम प्रधान भी रही हैं और अभी लोकसभा सांसद हैं, तो गांव से आपने दिल्ली तक यात्रा पूरी की, वहाँ के भी गवर्नेंस को देखा आपने और यहाँ के गवर्नेंस को देखने लगी हैं आप, समझने लगी हैं 1.5 महीने में, 2 महीने में। कुछ समझाओ, दोनों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? नहीं, फ़र्क नहीं है। वो एक एरिया का मैनेजमेंट आपको देखना होता है, वो एक एरिया का छोटे जगह का मैनेजमेंट आप देखते हैं, ये पूरे देश का मैनेजमेंट है। बात वही है, वहाँ भी हमको लोगों की वेलफेयर के लिए काम करना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी वही करना पड़ता है। हमको वहाँ के डेवलपमेंट के काम देखना। वहाँ का दायरा छोटा है, यहाँ का बस दायरा छोटा है। दायरा छोटा है, लेकिन गवर्नेंस का तरीका वही है। जो मोदी जी ने कहा है कि मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस, उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करने की आप कोशिश में हैं, या आप उस मॉडल कितना आपको अच्छा लगा है और कितना वो प्रैक्टिकल और इम्प्रैक्टिकल है? नहीं, देखिए, इम्प्रैक्टिकल की तो बात ही नहीं है। अच्छी बात है और इसके रिजल्ट्स आप स्वयं देखोगे, कुछ दिन बाद हम सब देखेंगे। मैंने जब वहाँ काम शुरू किया 33% महिलाओं का कोटा था, तो हमारी 33% सरपंच साहिबान चुन के आती थी। और पहला जब मीटिंग वहाँ हुआ तो सरपंच पति की बात आती थी कुछ नहीं, पहली जब मीटिंग हुई तो महिलाएं मुझे दिखाई नहीं दी और वो जो मीटिंग हॉल था पूरा खचाखच भरा था। मुझे लगा
कि सीट एक भी खाली नहीं है और महिला सरपंच बैठी नहीं है, एटलीस्ट 33% तो दिखाई देनी चाहिए। तब मैंने विकास अधिकारी से बोला पता करो कौन कौन नहीं आया, सिग्नेचर करवा लो जरा। मालूम चला कि महिला के पति बैठे हैं, उसके बेटे बैठे हैं, उसके देवर बैठे हैं, महिलाएं नहीं। और मैंने उसी दिन ये तय किया कि बेशक गांव की बिल्कुल साक्षर भी ना हो, निरक्षर महिला भी अगर चुनकर आ रही है, तो जब वो घर का प्रबंधन देख सकती है, जब खेत खलिहान का प्रबंधन देख सकती है, तो गांव का क्यों नहीं देख सकती। मैंने उनको बुलाना शुरू किया और आपको बड़ा सुखद एहसास होगा ये सुनकर कि अगली 3 मीटिंग के बाद सारी की सारी 33% महिलाएं आने लगी। वो सरपंच पति और वो सब कहीं के कहीं चले गए, सब गायब हो गए। बिल्कुल। और पहले दिन वो घूंघट में आई थी और उसके बाद वो इवन ये तक कहने लगी, विकास अधिकारी से पूछने लगी कि मेरे कंस्ट्रक्शन के काम में या तो कमियां निकालिए वरना मेरी एमपी जारी कर दीजिए। क्या बात, बताइए मेरे गुणवत्ता में कहीं कमी है क्या। और मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि महिला सरपंचों ने जो काम किए वो अधिक गुणवत्तापूर्वक थे बजाय पुरुषों के। या मैं पुरुष और महिला की कोई कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, पर मैं बता रही हूँ कि दे कैन मैनेज ऑल ऑफ द थिंग्स। अभी संसद में आर्थिक स्थिति को लेकर के दावों की बात हुई, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कहासुनी वाली स्थिति हो गई। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में देश की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, आपके राज्य में गड़बड़ हो रही है। अच्छे दिन आने की बात तो हो रही है, दिख कहीं नहीं रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, विपक्ष में बैठ के कोई भी चिल्लाता है, ये आप भी जानते हो। और कांग्रेस ने क्या किया, हमें समीक्षा की कहाँ जरूरत है। वो अब समय की तो बात ही नहीं कर सकते कि हमें समय नहीं मिला। उनको तो 10 वर्ष मिले। 10 वर्ष में देश कहाँ चला गया ये देख लीजिए, आपके सामने खुली किताब है। आपने और हमने सबने भुगता है। सामाजिक सरोकारों की बात देख लीजिए, विकास की बात देख लीजिए, मूलभूत ढांचे की बात देख लीजिए, रोजगार सृजन की बात देख लीजिए, महिलाओं की बात देख लीजिए, शिक्षा की बात देख लीजिए। शिक्षा की अगर मैं बात करना चाहूँ तो कक्षा 1 से 8 तक बुनियादी शिक्षा कहते हैं हम इसको, शिक्षा के ढांचा कहते हैं इसको। इसमें माने सोनिया जी ने एक ऐसी नीति लागू की कि कक्षा 1 से 8 तक किसी को फेल मत कीजिए, उसको कुछ भी आता है कि नहीं आता। हाँ, ये क्या चीज, कपिल सिब्बल ने फार्मूला दिया, ये क्या है, ABCD जो ग्रेडिंग दी, बट ये क्या है। सबको पास कर दो, सबको पास कर दो, कुछ भी नहीं आता तो भी पास। शिक्षा का प्रतिशत बढ़ेगा। ये शिक्षा को र्यून करने की नीति थी। और मैं आपको फिर कहना चाहूंगी कि अगर बुनियाद कमजोर है तो उच्च शिक्षा में वो बंदा वो बच्चा कुछ भी कर नहीं। लगता है कि आपकी सरकार फिर से उस नीति में कुछ पुनरावृत्ति किया है हमारी सरकार ने। अभी आपको शायद पता भी होगा, मैं नहीं जानती आपके ध्यान में है कि नहीं, अब उसमें ये परिवर्तन हो गया है कि बोर्ड लागू हो गया कक्षा 8 की परीक्षाओं में, ऐच्छिक बोर्ड। आप चाहें तो बोर्ड से भी परीक्षा दे सकते हैं, आप चाहें तो ये स्कूल से दे सकते हैं। तो ये फिर बार बार जो शिक्षा को लेकर प्रयोग हो रहे हैं देश में, जो भी सरकार आती है शिक्षा को लेकर प्रयोग करती है। जहाँ अन्य प्रयोग करना चाहिए, जहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, जहाँ से विकास की बात है, उसको छोड़ के वहाँ छेड़छाड़ करती है। चाहे कांग्रेस सरकार आए तो भगवा करने की बात करती है, बीजेपी की सरकार आए तो फिर उसमें अलग से पुनरावृत्ति करती है। आपको लगता है एक संवेदनशील, एक सजग, एक जागरूक महिला होने के नाते कि बार बार शिक्षा के प्रति जो प्रयोग है ये कहाँ तक उचित है? देखिए, नवाचार तो होने चाहिए, मैं इस पक्ष में हूँ। नवाचार तो किसी भी चीज़ में होने चाहिए, पर नवाचार से मूल स्वरूप अगर नष्ट होता है तो वो नवाचार अच्छे नहीं। ये तो हमको बेहतरी के लिए परिवर्तन तो करने पड़ेंगे। आज वो देखिए गुरुकुल का ज़माना याद कीजिए, वो तो आज नहीं पॉसिबल है। उसमें आज तक क्यों नहीं संभव है गुरुकुल का? कई ऐसे स्कूल हैं, कई उस शिक्षा पद्धति पर काम कर रहे हैं। देखिए, आज बहुत तेज जमाना दौड़ रहा है और आज मैं कहूँगी कि गुरुकुल के कंसेप्ट पे काम किया जा सकता है, ऐसे पे काम किया जा सकता है। ठीक है, जमाने के हिसाब चल सकते हैं। गुरुकुल में बैठ के कमंडल लेके नहीं बैठे, कंप्यूटर लेके तो बैठ सकते हैं। वो भिक्षा मांगने के लिए जा रहा है गांव में, उसकी नीड नहीं है, पर वो वैल्यूज समावेश करें, ऐसा अपन कर सकते। आपने बहुत बड़ी बात कही वैल्यूज की। जो वैल्यूज है शिक्षा में क्या है, उसकी नीति और नियति क्या होगी, और आगे जो गवर्नेंस का जो फार्मूला है उस पर आपने क्या सोचा है। हमारी इस विषय पर बातचीत जारी रहेगी। वक्त हो चला छोटे ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर मिलते हैं।